Hello students, welcome back. How are you doing? I hope all of you are good, safe and sound. और आज हम फिर से वापस आ चुके हैं कैटजी ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर 3 ऑफ व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी फॉर क्लास 9th. इसके 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें कि हम लोग बात कर चुके हैं किन 2 टॉपिक्स पे. पहला कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, क्या होता है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया ये वर्ड, फिर इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं. और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में बात किया था कि डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं, मतलब डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं. ओके, सो डेमोक्रेसी अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में किया है. डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात की है. यानी अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड एक गवर्नमेंट कैसे बनेगी इस बारे में बात हुई है. लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करने जा रहे हैं. यानी डेमोक्रेसी क्या होता है और क्या सिर्फ ये गवर्नेंस, सिर्फ गवर्नमेंट बनाने में ही आता है, या जो हमने बात किया क्या उतना ही डेमोक्रेसी है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है. ये आज हम बात करेंगे. यानी पहला जो की पॉइंट है जो अभी लिखने लायक है तुम लोगों के, वो है कि हम लोगों ने जो अभी तक बात की है वो डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी किस फॉर्म में? गवर्नमेंट. नाउ बिफोर वी प्रोसीड चिल्ड्रन, जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में बोलती हूँ कि तुम अपने पास एक नोटबुक रखो, एक पेन रखो, सो दैट यू कैन साइमल्टेनियसली कीप नोटिंग द पॉइंट्स, and if possible you please keep another phone also, because today after doing this topic we will be discussing the cartoons given in this chapter. हिस्ट्री और सिविक्स में हिस्ट्री के जो कार्टून्स होते हैं और सिविक्स में भी जो कार्टून्स दिए रहते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अब बोर्ड में जैसा कि चेंज आ रहा है कि एनालिटिकल स्किल्स पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है बोर्ड, उसमें ये कार्टून्स, चार्ट्स, बॉक्सेस, केस स्टडीज, ये सब समझना बहुत बहुत जरूरी है. ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस वी विल बी टेकिंग अप कार्टून्स. सो अगर कोई और तुम्हारे पास फोन होगा तो उसमें तुम वो पेजेस ओपन कर पाओगे जो हम लोग कार्टून जिस पे डिस्कस करेंगे, जिन पेजेस के कार्टून्स. ओके, सो अभी तक जो बात हुई है वो डेमोक्रेसी वेयर गवर्नमेंट के फॉर्म में, यानी पॉलिटिकल सिस्टम अगर हमारा जो गवर्नमेंट बन रही है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नहीं है, अभी तक इसके बारे में बात की गई है. तो उसमें हम लोग क्या देखे हैं, मतलब एक समराइज अगर किया जाए तो हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग होती है उसमें पीपल्स चॉइस होता है. यानी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग है वो, यू कीप राइटिंग विथ मी, डिसीजन मेकिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स, यू कैन से वोटर्स या इलेक्टोरेट. अब सवाल यह है कि ये मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स कैसे, मतलब क्या वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग करते हैं? नहीं, जहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं. यानी ये जो मेजॉरिटी है ये किसकी होती है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है. ओके, सो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये हमारे बिहाफ पर हम इनको चुनते हैं, हम इलेक्शन में इनको वोट देते हैं. जब ये इलेक्ट होते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग, जिन्हें मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वो इलेक्ट होते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, स्टेट असेंबलीज में जाते हैं और पॉलिसी मेकिंग करते हैं. और हम ये मानते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां पे हम ही ने पहुंचाया है. ओके, सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मेजॉरिटी जो है वो डिसीजन मेकिंग करती है, लॉ मेकिंग करती है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाती है, और हम मानते हैं कि हमने ही वो बनाया है क्योंकि वो सरकार हम चुन के लाए हैं. ओके, तो ये
क्या यही डेमोक्रेसी है? इज दिस ऑल दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी? नहीं। अभी तक जितनी हमने बात की ये तो ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी के बेयर मिनिमम क्या है, यानी मिनिमम क्या होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में। अच्छा, एक चीज और, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ही हम क्यों लेते हैं? हम क्यों नहीं पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं? भाई जब पॉलिसी हमारे लिए बन रही है तो हम डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं? उसके दो रीजंस हैं, ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। और ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाई कांट द जनरल पब्लिक बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग, व्हाई डू वी नीड दिस रिप्रेजेंटेटिव्स? सो इसका आंसर ये है, इसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं दे आर यूजुअली वेरी लार्ज, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन होती है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्टोरेट होता है, वोटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे केस में डायरेक्ट किसी भी पॉलिसी पर वोटिंग करवाना, हर बार करवाना, ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, इसलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत पड़ती है। चलो मान लेते हैं कि कोई ऐसा कंट्री है जहां पे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो वहां पे हम क्यों नहीं कर सकते? ये वहां पे डायरेक्ट कर लें, वहां रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या जरूरत है? देयर इज अनदर प्रॉब्लम इन दिस। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जरूरी नहीं है कि सारे लोग, जो देश के सारे लोग हैं, सारे अडल्ट, लेट्स टॉक अबाउट अडल्ट जो वोट करते हैं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो सारे अडल्ट वोटिंग कर ऐसे किसी पॉलिसी के लिए वोटिंग करने में इंटरेस्टेड हो, या उनके पास स्किल हो या नॉलेज हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो द पॉइंट इज कि अब कौन करेगा? तो अब हम अपने तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो इसी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं कि वहां पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है देश का, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, और जो ये जानते हैं कि वो जहां से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या जरूरतें हैं, यानी वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छे से जानते हैं और उसकी डिमांड्स को, उसके जरूरतों को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत होती है, और हम खुद पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये एक पॉइंट आता है कि डेमोक्रेसी में ये वाला एस्पेक्ट की क्या जरूरत है। नाउ वी वर टॉकिंग कि क्या इतना ही डेमोक्रेसी है? इज दिस ऑल दैट वी कॉल एज डेमोक्रेसी? दैट मीन्स अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड डिसीजन मेकिंग डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इज दिस ऑल, या इसके बियॉन्ड भी कुछ है? लेट्स टॉक अबाउट योर क्लासरूम। क्लासरूम में सबसे ज्यादा पसंद कौन से टीचर आते हैं? वो जो कि बिल्कुल रेजिमेंटेशन रखते हैं, कुछ भी बोलने नहीं देते हैं, या अपने ओपिनियन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं? या वो टीचर्स अच्छे लगते हैं, वो पीरियड्स क्लास में अच्छे लगते हैं जिन पीरियड्स में या जिन सब्जेक्ट्स में जो टीचर्स हैं वो ओपिनियन सुनते हैं तुम्हारा? जो टीचर्स तुम्हारा ओपिनियन सुनते हैं, सी, वो माने या ना माने दैट्स अ डिफरेंट केस, बट टीचर्स अगर एनकरेज करते हैं दैट यू गिव योर ओपिनियन, डोंट यू लाइक दोज क्लासेस मोर देन दोज क्लासेस वेयर यू आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ? आई थिंक जहां पे इन जनरल, जहां पे भी हमें अपना ओपिनियन देने का अधिकार मिलता है, हम वहां पे ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, ज्यादा फ्री महसूस करते हैं, इजंट इट? एक और सिचुएशन लेते हैं। सपोज तुम्हारे घर में मम्मी पापा, दादा दादी, और भी घर में लोग हैं, भाई बहन सब हैं, एंड लेट्स इमेजिन यू आर द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। तो अब जो है, यदि घर में कोई भी इंपॉर्टेंट इशू पे बात हो रही है, एनी इशू, डोंट यू लाइक इट जब तुमसे पूछा जाता है कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा क्या सोचना है इस पर? डोंट यू फील वेरी इंपॉर्टेंट? डोंट यू फील वेरी हाई इन सेल्फ एस्टीम? अच्छा नहीं लगता है कि कितना मुझे भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि पापा मुझसे भी पूछ रहे हैं, या दादाजी मुझसे पूछ रहे हैं, दादी पूछ रही हैं, मम्मा पूछ रही हैं, या सपोज ब्रदर या सिस्टर बहुत बड़ा है और वो हमसे ओपिनियन मांग रहा है। सबके ओपिनियन की तरह मेरा भी ओपिनियन मैटर करता है। डोंट यू लाइक इट? डोंट यू फील वेरी गुड? हम सब अच्छा फील करते हैं
उस जगह पर जहां हमारा ओपिनियन लिया जाता है और हमें लगता है कि फाइनली डिसीजन जो भी आए अगर वो सबके कंसेंसस से आएगा तो वो अच्छा होगा, चाहे वो क्लास में हो, स्कूल में हो, चाहे वो कहीं घर में हो, या सी फाइनल डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी एक होती है, लेकिन इन जनरल अगर सबका ओपिनियन लेकर बनाया जाता है कोई फाइनल पॉलिसी, that is acceptable to all and we feel good about it, we feel important that we are a part of this process, isn't it? यानी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है डेमोक्रेसी में एंड दैट इज कंसेंसस। कंसेंसस मतलब सबकी मर्जी से जो चीज हो, और जब कोई गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उसे क्यों हर कोई एक्सेप्ट करता है भले ही वो उसके फेवर में ना हो? इसलिए क्योंकि इलेक्शन में जीती हुई गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट को सबने एक्सेप्ट करने के लिए हाँ बोला है, सबने ये बोला है, सबने कंसेंसस दिया है कि जो भी जीतेगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए भले ही हमारा फेवरेट लीडर या हमारी फेवरेट पार्टी ना जीते, बट हम उसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो एक फेयर प्रोसेस के थ्रू आए हैं। ओके, नाउ सो आई टॉक्ड अबाउट कंसेंसस। हम अक्सर ये सुनते हैं कि अरे एक लीडर, उसकी फैमिली ये पार्टी रन कर रही है तो ये कैसे सही हो सकता है? तो यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है? ओके, यानी डेमोक्रेसी is not only a form of political system. Democracy is a principle. Okay, so a very important thought that comes out of this entire discussion: democracy is a principle and it applies to every aspect of our lives. हमारे जीवन के हर एक पक्ष पर, हर एक जगह पर डेमोक्रेसी हम अप्लाई करना चाहते हैं, तभी हम इम्पोर्टेंट फील करते हैं, अदरवाइज हम सफोकेटेड होते हैं उस सिस्टम में जहां हमारी बात की वैल्यू नहीं होती, जहां हमारी बात कोई सुनता नहीं है। ओके, और जब सुन के कोई डिसीजन लिया जाता है तो हमें वो अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि कितना बढ़िया डिसीजन है, चलो ठीक है मेरे मन का नहीं हुआ बट एटलीस्ट मेरा ओपिनियन तो लिया गया था। ओके, सो डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल। नाउ अभी तक इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा, जो भी डिस्कस किया, बिफोर टेकिंग अप दिस डिस्कशन ऑफ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो भी दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, या तो डेमोक्रेटिक होते हैं या नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक तो हमने डिस्कस कर लिया, समझ लिया, पूरा उस पे आर्ग्यूमेंट्स भी कर लिए, लेकिन डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी में क्या फर्क है ये अभी हमने नहीं पढ़ा। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एंड यू कैन नोट डाउन कि डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होगा। जैसे डेमोक्रेसी का एक हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू, हर एक व्यक्ति, हर एक एलिजिबल एडल्ट को एक वोट अलाउड होना चाहिए और उस एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, और ये यूनिवर्सल होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर डिफरेंस। ओके, एक सिर्फ एज और सिटीजनशिप, यही क्राइटेरिया होने चाहिए डिसाइड करने के लिए एक वोटर को। ओके, अभी तक हम लोगों ने ये बात की थी। नाउ अब बात करते हैं, ये तो हुआ डेमोक्रेसी, दिस वन मैन वन वोट वन वैल्यू इज डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट इज गुड डेमोक्रेसी? नाउ गुड डेमोक्रेसी सेज, अगर अब ये डेमोक्रेसी से गुड डेमोक्रेसी की तरफ जाएं तो क्या होना चाहिए? ईच पर्सन is equal not only in terms of voting but also in terms of education, in terms of exposure, in terms of knowledge, awareness। यानी अगर मैं बहुत अवेयर हूं और कोई और अनअवेयर है तो हम दोनों का वोट सेम बेसिस पे नहीं जाएगा किसी भी कैंडिडेट को, या मैं अनअवेयर हूं कोई और बहुत अवेयर है, तो हमारे वोटिंग का जो पर्पस होगा वो सेम कभी नहीं होगा। यानी हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक तो रहेगा लेकिन एक मेच्योर, एक गुड डेमोक्रेसी की नहीं रहेगा। ओके,
सो एक मेच्योर डेमोक्रेसी या एक गुड डेमोक्रेसी तब होती है जब सारे सिटीजन्स इक्वली एजुकेटेड हों, इक्वली अवेयर हों, इक्वली प्रॉस्पेरस हों, उनके पास रिसोर्सेज हों, उनको पता हो कि वो क्यों वोट कर रहे हैं और इसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है किसी को वोट करने का और किसी को ना करने का। जब और धीरे धीरे हैप्पीनेस इंडेक्स, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है एज अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, जब वो धीरे धीरे एक होने लगता है, इक्वल होने लगता है सबके बीच में, देन वी कॉल इट अ गुड डेमोक्रेसी। अब इस बेसिस पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक थॉरली नहीं है, आइडियल फॉर्म डेमोक्रेसी का कोई भी नहीं है ये कहेंगे हम। इट्स ओके कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, बट एवरी डेमोक्रेसी की शुड कीप ऑन एस्पायरिंग फॉर परफेक्शन। यानी हर एक डेमोक्रेसी को लगातार कोशिश करते रहना चाहिए कि हम उस परफेक्शन के लेवल पर पहुंच सकें। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। ओके, तो जितना इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि वन मैन वन वोट हो या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो या जो भी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, वो बेयर मिनिमम्स हैं, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसके बिना तो वो डेमोक्रेसी भी नहीं कहलाएगा। लेकिन सिर्फ वो बेयर मिनिमम फुलफिल कर लेने से एक पॉलिटिकल सिस्टम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं है। उसको सक्सेसफुल होने के लिए हर बार कोशिश करते रहना है और ये आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अचीव करने में सालों साल लग जाएंगे, कई डिकेड्स लग जाते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द पब्लिक शुड मैच्योर, द सिस्टम शुड मैच्योर, लोगों का फेथ धीरे धीरे बढ़ता जाए, और अगर ये हो रहा है then definitely that country is moving towards a successful good democracy. okay, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हम करते हैं, जो इनडायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम यूज भेजते हैं इलेक्ट करके, ये इनडायरेक्ट फॉर्म ही है डेमोक्रेसी का, इजंट इट? ये इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है सिटीजन्स की, क्योंकि एक्चुअली हम तो बोल नहीं रहे हैं, जाके हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे हैं। जहां हो सके गुड डेमोक्रेसी के लिए क्या करना होगा, और जहां हो सके वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी करें, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करें। कहाँ करते हैं? जैसे ग्राम सभा है, इंडिया में जो ग्राम सभा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम सभा के लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि जितने भी वहां के मेंबर्स हैं, वो सारे जितने भी वोटर्स हैं, वो सब उसके मेंबर्स होते हैं और वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं, हर पॉलिसी पे डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। तो जहां तक हो सके, जिस भी देश में जैसी पॉपुलेशन हो, जैसी कंडीशंस हो, जहां पर भी कोशिश की जानी चाहिए कि अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहीं पे हो सके, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी हो सके, तो अच्छा ही है। और इनडायरेक्ट में धीरे धीरे पब्लिक का मेच्योर होना, उनका इक्वल होना इन एवरी रेस्पेक्ट, सोशल पैरामीटर्स पर उनका इक्वल होना, इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर इक्वल होना, ये बहुत जरूरी है। पैरामीटर्स यानी मानक, जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं इकोनॉमिक, चाहे वो पैसा हो, सोशल कंडीशन हो, उनका जो भी परचेजिंग पावर हो, ये सब जब धीरे अवेयरनेस, एजुकेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, जब धीरे धीरे ये सारी चीजें बराबर होने लगती हैं, तब जब लोगों की वोटिंग होती है तो वो रीजनेबल होती है और वो एक गुड डेमोक्रेसी बनती है। ओके, सो दिस इज द इंटायर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और यहाँ पे आफ्टर डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल हमने दो बातें की, यानी इसमें दो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। एक है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ओके, और जो दूसरी चीज है वो है डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। और हमने ये भी इसमें डिस्कस किया है
कि क्यों हमारे लिए ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन जरूरी है। 2 पॉइंट्स इस पे हमने डिस्कस किए हैं। ओके, so with this we come to the end of the theoretical discussion, the concepts discussion of this chapter. अब हम बात करते हैं इसमें जो कार्टून्स दिए हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कोई भी चैप्टर में जो कार्टून्स दिए हैं उन्हें कभी मत इग्नोर करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्टून्स पे बात करना। आई होप यू विल ओपन द पेजेस अलोंग विथ मी। फर्स्ट वी नीड टू गो टू पेज नंबर 25 ऑफ योर बुक। यहाँ पर एक कार्टून है जिसमें कि बताया गया है, इफ यू कैन सी, कि कुछ सोल्जर्स हैं और वो एक बड़ा सा डेमोक्रेसी का मार्क लिए हुए हैं, एक जिसमें डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, और जो एम लिखा हुआ है, दैट एम आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिकॉग्नाइज, सभी लोग उस एम को पहचानते होंगे। दैट एम रिजेंबल्स मैकडोनल्ड्स सिंबल, जो मैकडोनल्ड्स का सिंबल है। And where does this McDonald brand come from? What is the origin of which country has it originated from? Of course, USA. So ये American soldiers हैं, and you can see the explanation also that is written alongside. The cartoon was drawn when elections were held in Iraq with the presence of US and other foreign powers. Okay, so यहाँ पर डेमोक्रेसी फोर्सफुली लगाई गई है, यानी वो डेमोक्रेसी नहीं है। जब भी कोई चीज फोर्सफुली किया जाए तो वो डेमोक्रेसी कैसे हो गया। और मैकडोनल्ड्स का एम दिखाने का मतलब है कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे लाके प्लांट कर दिया गया है। दैट आइडिया हैज बीन प्लांटेड। एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम वही होता है जो सोसाइटी के संग इवॉल्व करता है, जो फॉरेन, कोई भी फॉरेन कॉन्सेप्ट एज इट इज किसी सोसाइटी में प्लांट नहीं किया जा सकता। बट इराक में ये जो अमेरिकन सोल्जर्स के प्रेजेंस में जो इलेक्शंस हुए थे उसको दिखाया गया है, और इसीलिए वहां पे जो एम है वो सिंबलाइज कर रहा है मैकडोनल्ड्स, विच इज अ ब्रांड विच हैज कम फ्रॉम यूएसए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 26। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि एक जेल जैसा वॉल बना है जिसमें एक लोहे का दरवाजा लग रहा है देखने में, और एक लेडी है जो क्राउन पहनी हुई है लीव्स का, एंड इट्स रिटन सीरिया एंड नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन एल बाथ पार्टी, इज दैट क्लियर? नाउ ऐसा क्यों लिखा है इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कार्टून के बगल में भी है। सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री. The ruling Baath party and some of its small allies are the only parties allowed in that country. हम लोगों ने बात किया था ना फ्री और फेयर इलेक्शंस का, जिसमें चाइना और मेक्सिको का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सो दिस कंडीशन इज समवट सिमिलर टू चाइना, कि बस वहां कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अलाइज को ही अलाउड था इलेक्शंस लड़ना। सो सिमिलरली यहाँ पे भी अल बाथ पार्टी और उसके जो अलाइड पार्टीज हैं सिर्फ वही इलेक्शन में आ सकते हैं। तो ये एक तरह का नो चॉइस, नो रियल चॉइस वाला इलेक्शन है, एंड इट इज काइंड ऑफ अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी एक लेडी सिंबलाइज कर रही है, एक फीमेल फिगर से सिंबलाइज किया गया है। तो ये एक मजाक उड़ाना है एक तरीके से डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के सिर पर जो लेडी डेमोक्रेसी बनी हुई है, इफ यू सी, उसके सिर पर एक लीव्स का क्राउन है। So that leaves crown signifies that the democracy has spread already in many countries, but there are still many countries where it has to make its influence. यानी अभी भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होनी बाकी है। ऑलरेडी बहुत सारे देशों में हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से देश हैं जहां होना बाकी है। ओके, सो दिस इज द कार्टून रिगार्डिंग सीरिया। मेक्सिको, अगर याद हो, मेक्सिको में भी जो पीआरआई थी पार्टी, सिर्फ ऑल्दो दूसरे पार्टीज थे, लेकिन ये लोग किसी और को इलेक्शंस में कुछ खास करने ही नहीं देते थे, यानी ये तय था कि जीतेंगे यही पार्टी। ओके, सो रिकॉल दैट एंड कनेक्ट, ट्राई टू कनेक्ट इट विद दिस सीरिया कार्टून। नाउ लेट्स कम टू पेज 27। अगेन एक कार्टून दिया हुआ है, drawn, this cartoon was drawn in the context of Latin America. Do you think it applies to the Pakistani situation as well?
Think of other countries where this could apply. Does this happen sometimes in our country as well? Now यहाँ पे एक सोल्जर को दिखाया है और बैलेट बॉक्स उसके अंदर है. ओके, जो बॉडी है वो एक सोल्जर की दिखा रहे हैं. सो जैसा हम लोगों ने पाकिस्तान में पढ़ा था कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कू किया था और जो उन्होंने पावर एक्वायर कर ली थी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके, उसके बाद जो इलेक्शंस भी हुए, पार्लियामेंट भी था, सब कुछ था, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल, जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, वो आर्मी के हाथ में ही थी. ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे थे. तो वैसा ही कुछ इस कार्टून में भी दिखाया गया है. इफ यू सी कि जो बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स यानी पहले के जमाने में ईवीएम मशीन्स नहीं होती थी. ईवीएम मशीन्स के पहले जब ये ईवीएम मशीन्स आई नहीं थी इलेक्शन में वोटिंग के लिए, तो एक बॉक्स यूज होता था और लोग पेपर पे जो सिंबल उनको, जो पार्टी को वोट करना होता था, उसके पेपर पे मोहर लगा के उसको डालते थे इस बॉक्स में. ऊपर एक स्लॉट बना हुआ है, इफ यू सी, इसी में पेपर डाला जाता था. ओके, तो ये पेपर बैलेट होता था. नाउ दैट बॉक्स वाज कॉल्ड एज बैलेट बॉक्स, और जो बैलेट बॉक्स है वो इसमें रखा हुआ है आर्मी के, पूरा एक तरह से यू कैन से एक ट्रंक है जिसमें वो रखा हुआ है. ओके, सो दैट सिंबल क्लियरली सिंबलाइजेस दैट द आर्मी कंट्रोल्स दैट बैलेट बॉक्स. यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी टोटली आर्मी के कंट्रोल में है. सो इट्स नॉट द डेमोक्रेसी एट ऑल. नाउ लेट्स मूव टू पेज 28. यहाँ पर एक इंसान जैसा लग रहा है देखने में, जो पूरा मनी बैग से बना हुआ है. ओके, नाउ देयर आर मल्टीपल मनी बैग्स, पूरा सिक्के भरे हुए हैं, थैलियों में पैसे भरे हैं, और वो थैलियां ऐसे रखी हैं कि देखने में एक इंसान जैसा लग रहा है. एंड लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन. This cartoon was titled Building Democracy and was first published in Latin American publication. अच्छा, एक चीज और, ये बार बार लैटिन अमेरिकन आ रहा है ना. व्हाट इज दिस लैटिन अमेरिकन? वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो दो हैं. अमेरिका दो कॉन्टिनेंट्स हैं, एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, और बीच के हिस्से में जहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं उनको सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है. जो नॉर्थ अमेरिका है दैट वी नो, जिसमें कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है. साउथ अमेरिका जो है उसे लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है. द एंटायर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट और लैटिन अमेरिका. ओके, सो जब भी लैटिन अमेरिका बोला जाता है, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि ये कहाँ से आ गया. लैटिन इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. ओके, सो अब ये लैटिन अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में ये कार्टून छपा है और पूछ रहा है कि व्हाट डू द मनी बैग्स सिग्निफाई हियर. मनी बैग्स का मतलब है ह्यूज फ्लो ऑफ मनी ड्यूरिंग द इलेक्शंस. चाहे वो इलेक्शंस के कैंपेनिंग में हो, चाहे वो किसको पार्टी टिकट देगी उसके रेलेवेंस में हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पार्टीज हैं उन्हें टिकट देती हैं जहां से उनको बहुत सारा पैसा मिल रहा होता है. ओके, सो किसको कैंपेनिंग में बहुत पैसा खर्च करते हैं पार्टीज, और कई बार ऐसा भी होता है कि मसल पावर को मनी से खरीदा जाता है. मसल पावर का मतलब होता है कि जो गूंस को खरीदा जाता है. बहुत सारे जगहों पे इलेक्शंस इतने बुरे हालात में होते हैं कि बहुत ज्यादा डिसरप्टिव पीपल वहां पे आते हैं, जो इलेक्शंस को, जो जहां पे पोलिंग हो रही है उन जगहों को, जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं. तो ये जो गूंस होते हैं, ये जो लोग होते हैं जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें भी खरीदा जाता है. यानी लगातार पैसा मल्टीपल एंड्स पे फ्लो कर रहा है. तो लैटिन अमेरिका के इलेक्शंस में पैसे का बहुत फ्लो होता था, और पूछा है कि क्या हम इंडिया से भी इसे रिलेट कर सकते हैं. वेल, टू सम एक्सटेंट हम कर सकते हैं. कई जगहों पर ऐसा होता है, कई स्टेट इलेक्शंस में ऐसा होता है कि बहुत पैसा जाता है. ओके, हाउएवर स्टिल हमारी कंडीशन उतनी बुरी नहीं है, बिकॉज द इलेक्शन कमीशन puts a check also on how much money a party is spending on campaigning. Okay, now let's move on to page number 29. यहाँ पे अगेन एक इराक का ही कार्टून दिया है, एट लास्ट वन मैन वन वोट. पहले पढ़ते हैं इसके बगल में क्या लिखा है. कार्टून के बगल में लिखा है, दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर
Saddam Hussein's regime was overthrown. Saddam Hussein was a dictator of Iraq. बहुत dreaded dictator था ये. Okay, he is shown behind the bars. What is the cartoonist saying here? Compare the message of this cartoon with the first cartoon in this chapter. At last one man one vote. I liked it better when I was the one man and the one vote. मतलब कि सद्दाम हुसैन को यहाँ जेल में दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि बाहर जो है लोग वोटिंग कर रहे हैं. एंड सद्दाम हुसैन इज सेइंग कि मुझे ज्यादा पसंद तब था जब मैं ही वो एक व्यक्ति था और मैं ही वोट था. मतलब he was the dictator. Every single thing started and ended with him. यानी गवर्नमेंट मतलब सद्दाम हुसैन, नो डेमोक्रेसी, नथिंग एट ऑल. यानी जब सद्दाम हुसैन जेल में है और बाहर लोग खुश हो रहे हैं. सद्दाम हुसैन को हराकर जेल में डालने का काम यूएसए ने ही किया था एंड अलाइड पावर्स, जो यूएसए के संग दूसरे कंट्रीज थे. और यूएसए का जो फर्स्ट हम लोगों ने कार्टून पढ़ा था जिसमें वो मैकडोनल्ड्स का सिंबल था. सो यू कैन से कि उन्होंने अपना फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ प्लांट जरूर किया, बट एटलीस्ट वो डेमोक्रेसी तो था. यहाँ के डिक्टेटरशिप को खत्म करके डेमोक्रेसी तो आया. भले ही वो यहाँ पे इवॉल्व हुआ, डेमोक्रेसी नहीं था, बट एटलीस्ट इट वॉज डेमोक्रेसी. एटलीस्ट डेमोक्रेसी केम टू इराक एंड एटलीस्ट पीपल स्टार्टेड वोटिंग फॉर देयर गवर्नमेंट. ओके, सो चिल्ड्रन, with this we come to the end of today's lecture. There are more cartoons to be discussed and we can take up those cartoons in our next lecture. And जो अगला कार्टून है एक उसमें चाइना के बारे में भी है. that is going to be interesting क्योंकि उसमें कुछ चाइनीज हिस्ट्री के बारे में भी बात की गई है. So we will take up all that in our lecture number 4 and that will be the last lecture of this chapter. Till then all of you take care. Stay safe, stay home. Bye.